गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो CUT का आज पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को जब सिलेबस देखे होंगे तो वहाँ पे जनरली जो 12th क्लास का सिलेबस है ना, वही सिलेबस कवर किया गया है ना, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो उसमें से हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का आज हम केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे आप लोग को, है ना। तो बेसिक चीज़ हम पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है ना। तो पहले हम लोग जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में देखना है हम लोग को, जैसे मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन इसका बेसिक चीज़ थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। मोल कॉन्सेप्ट से लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आएंगे और कितने तरह से कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, है ना। जैसे एक दर्जन होता है, एक डजन में जैसे 12 बनाना होता है ना, बनाना होता है। तो एक दर्जन जो हुआ ये क्या है, यूनिट है, यूनिट। और यूनिट किस चीज़ का है, दिस इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे 1 डजन, एक दर्जन क्या दर्शाता है कि इसमें कितना अमाउंट, मतलब एक दर्जन मतलब 12 केला है इसके अंदर, 12 अंडा है इसके अंदर, है ना। तो उसी तरह से जैसे डजन एक होता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसी तरह से मोल भी है। मोल भी क्या है, यूनिट है, और ये भी दर्शाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, है ना। मोल, 1 मोल, ये भी एक्चुअली क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और कितना अमाउंट होता है इसमें, 0.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। नाउ एलिमेंट्री पार्टिकल होता क्या है तो हम लोग समझ लेते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, एटम्स होता है, दीज आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जितना भी है, दीज आर ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जैसे एक दर्जन होता है, एक दर्जन में इतना अमाउंट होता है, उसी तरह से एक मोल में इतना पार्टिकल हो सकता है। और कौन कौन सा पार्टिकल हो सकता है, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल का डेफिनेशन एक्चुअली होता है ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं, मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बस आपको ये समझना है आपको, ठीक है ना। जैसे हम लोग मार्केट में जाकर एक ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 मोल केला दे दो, 1 मोल आलू दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कहाँ पे कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ इस्तेमाल होगा, बस ये समझ लीजिए। मोल हमेशा एलिमेंट्री पार्टिकल केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो दर्जन हो गया वो बड़े बड़े मैक्रो पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 मोल में ये 2 दर्जन में कितना केला होता है या आधा दर्जन में कितना केला है, तो आप निकाल लीजिएगा, तुरंत निकाल लीजिएगा उसको, है ना, संख्या के हिसाब से निकाल लीजिएगा। मोल को निकालने का 3 तरीका है, ठीक है ना, और वो हम दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे मोल निकलता है। मोल निकालने का 3 तरीका है। मोल का हम लोग स्मॉल एन से, मोल को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाई ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। अगर एटम का संख्या दिया हुआ है आपके पास, ठीक है ना, एटम का संख्या दिया हुआ है या एटम का वजन दिया हुआ है, तो उसका वजन देखेंगे ग्राम के हिसाब से और उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब एटम का वजन अगर ग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। किसी भी एटम का वजन अगर ग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा तो ग्राम एटॉमिक मास। तो आप बोलिएगा सर ग्रामी में ना करते हैं, नहीं भाई, 2-3 तरीका का होता है। जैसे आप इसको ऐसे, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना हुआ तो 23 AMU भी बोल सकते हैं, या फिर 23U भी बोल सकते हैं,
ये एक तरीका हुआ निकले का। दूसरा तरीका हुआ आप 23 ग्राम भी बोल सकते हैं या केवल 23 लिख सकते हैं, कोई यूनिट नहीं। इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ये जो है एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एक एटम का वजन हो गया, ये 1 मोल का वजन हो गया, ठीक है। तो 23 ग्राम का मतलब एक एटम नहीं होता है, एक एटम का वजन नहीं होता है ना, ये 1 मोल एटम का वजन होता है, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कभी, पीरियोडिक टेबल जब स्टडी करेंगे ना तो वहाँ आपको डिटेल में समझाएंगे इस तीनों में क्या फ़र्क होता है। ये बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री का, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो मोल में लिखेंगे वेट इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास, है ना। किसी भी एटम का एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया गया तो ग्राम एटॉमिक मास, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम का 46 ग्राम आपको दे देते हैं और आपसे हम पूछे तराजू में तौल के 46 ग्राम सोडियम का एटम तौले हम, वैसे आपको दे दिया, पूछे कितना एटम के इसके अंदर है बताइए, तो कैसे निकालिएगा। तो 46 ग्राम दिए हैं तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, 46 ग्राम लिखिए यहाँ पे। और ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, तो 23 ग्राम होता है, ग्राम में ले आइए, ग्राम एटॉमिक, ग्राम में 23 ग्राम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 2 मोल हुआ। नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 2 मोल। अच्छा आपको मालूम है 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एटम्स ऑफ सोडियम होता है। अरे 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना होगा नहीं निकाल लीजिएगा, तो सिंपल ट्रिक है ना। 1 मोल में 1 दर्जन में इतना अकेला, तो 2 दर्जन में कितना, सिंपल ट्रिक है इसमें, तो ऐसे निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये मोल निकालने का ये पहला तरीका हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं मोल निकालने का, तो ये एटम के लिए था मोल। हम लोग अब दूसरे के लिए निकालते हैं मोल, हम लोग निकालते हैं अब मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे वेट इन ग्राम, अगेन वहीं पे कर लीजिए, वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसको बोलेंगे हम लोग। तो इसी तरह से इसमें मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। जैसे आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर 17 ग्राम, है ना। 17 यू भी बोल सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास को जनरली हम अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम के टर्म्स में, तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। एटम का हो या मॉलिक्यूल्स का हो, अगर उसका वजन ग्राम में लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेट इन ग्राम हम लोग देखेंगे, वजन कितना ग्राम, वजन के ग्राम के हिसाब से कितना वजन आएगा सोडियम का। मान लीजिए हम 51 ग्राम आपको दे दिए, तो 51 ग्राम वहाँ लिखिए ऊपर में। और अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 17 ग्राम होता है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल हुआ। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल, तो 3 मोल में कितना पार्टिकल निकाल लीजिए, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मोल निकालने का ये दूसरा फार्मूला, 2 फार्मूला हो गया आपके पास। एटम के लिए ये फार्मूला होगा, एटॉमिक मास इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तीसरा एक और फार्मूला है, तो वो देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला जो होता है ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, है ना। Na इज नोन एज एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, उसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो अगर किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल का संख्या दिया हुआ है और उसका मोल निकालना है, तो उसको निकालने का यही तरीका है ना। जैसे आपको मालूम है कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो हम बोले कि 12 केला दिए, आपको कितना दर्जन दिया, आप बोलिएगा 1 दर्जन। अगर 6 दिए तो आधा दर्जन, ठीक है ना। और वही बोल दिया 7 केला आपको दे दिए, कितना दर्जन, तो कैसे बोलिएगा आप, 7/12 होगा, है ना, 7/12। तो वहाँ दर्जन में 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ मोल में इतना होता है पार्टिकल, 1 मोल में, तो इतने से डिवाइड करते हैं हम लोग, एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये मोल निकालने का 3 फार्मूला होता है, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। अब हम
सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर of two or more. It is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance. Non-reacting substance. Non-reacting substance. It is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance whose composition can be changed. Whose composition can be changed. अब इस डेफिनेशन को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन होता क्या है? इससे चीनी पानी मिलाए, है ना, घोल दिए उसको, सॉल्यूशन बन गया। नींबू पानी मिलाए, वो भी घोल दिए, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। नाउ ये व्हाट इज अ होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब, एक मिनट, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो सारा चीज एकदम बराबर बराबर मिक्स किया होगा, है ना। जैसे आप एक गिलास शरबत बनाए या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स जब पी रहे हैं तब कोल्ड ड्रिंक्स का पहला सिप लीजिए या आखिरी सिप लीजिए, उसका मिठास वही रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर, बराबर बराबर मिला हुआ। जैसे मिक्सचर आप खाते हैं, नाश्ते में शाम को खाते हैं, मिक्सचर आप खाते हैं, तो उसमें देखते हैं ना बादाम रहता है और क्या क्या रहता है उसमें मिला, वो दैट इज़ अ मिक्सचर। लेकिन वो प्रॉपर होमोजेनस नहीं रहता है, बराबर बराबर नहीं मिला रहता है। पहली बार फाँकिएगा तो 2 गो बादाम चला गया, पहले दूसरा बार फाँकिएगा तो एक भी बादाम नहीं है। मतलब ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस नहीं बोलेंगे, है ना। होमोजेनस का मतलब होता है कि पहला सिप लीजिए या अंतिम सिप लीजिए उसका सॉल्यूशन का, उसका मिठास उतने ही का उतने ही रहेगा, है ना। जैसे खाजा खाए हैं कभी आप लोग, तो खाजा जब खाइएगा तो कभी ज़्यादा चीनी आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, तो इसको होमोजेनस हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा समझिए कि कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, उसका मिठास हमेशा सब जगह बराबर होगा, ऐसा सॉल्यूशन को हम होमोजेनस बोलते हैं। सो सॉल्यूशन क्या हो गया? इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब देखिए 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ये होमोजेनस मिक्सचर, 2 या 2 से ज़्यादा। 2 या 2 से ज़्यादा कैसे? मान लीजिए चीनी और पानी मिलाए तो 2 चीज़ हुआ, उसमें नींबू भी डाल सकते हैं आप, 3 चीज़ हुआ, जलजीरा भी डाल सकते हैं, 4 चीज़ हुआ। अमाउंट डिपेंड करता है क्या क्या डाल सकते हैं, तो सब उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा इसमें, है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन उसको बोलेंगे कि ऐसा चीज़ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को मिक्स कर दे, वो प्रॉपरली होमोजेनियसली मिक्स हो जाए, है ना। और लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि जब हम 2-3 चीज़ को मिला रहे हैं ना, तो वो सब चीज़ आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट कर जाएगा तो वो तो खराब हो जाएगा, है ना। उसीलिए इसमें लिख दिया है यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, और उसका कॉम्पोजिशन को हम वेरी कर दें। इसका मतलब क्या कर सकते हैं उस कॉम्पोजिशन को? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको शरबत पीना है, तो खूब सारा चीनी डालेगा, 3 चम्मच 4 चम्मच गिलास में डाल के घोल के पिएगा। लेकिन ओल्ड एज का आदमी को, अगर जिसको शुगर का पेशेंट है, उसको शरबत पीना है तो 4 गो चम्मच डालेगा, वो नहीं ना, एक ही चम्मच वाला शरबत पिएगा ना। दोनों को हम सॉल्यूशन ही बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसका कॉम्पोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। नाउ सॉल्यूशन को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, और क्लासिफिकेशन का इसका बेसिस होता है, बहुत सारा होता है, 2-3 होता है, वो तो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका पहला बेसिस हम लोग क्या रखते हैं? इसका पहला बेसिस रखते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर कितना, मतलब क्या क्या चीज़ डाले हुए हैं उसके अंदर। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि सॉल्यूशन बनता कैसे है ना। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट
प्लस सॉल्यूट से, इस दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये सॉल्वेंट किस कौन है, सॉल्यूट कौन है, तो ये पहले समझिएगा। ऐसे चीनी और पानी का जब बात करेंगे तो पानी को आप बोलिएगा सॉल्वेंट और चीनी को बोल दीजिएगा आप सॉल्यूट। ये तो बहुत क्लियर है ना, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अल्कोहल और वाटर को हम मिक्स करेंगे तब किसको सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो बड़ा सिंपल ये लॉजिक है कि जो अमाउंट ज़्यादा होगा, मान लीजिए दोनों पार्ट लिक्विड है, तो जो अमाउंट अगर ज़्यादा अमाउंट में, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे ना। हाँ, सॉल्वेंट बोलेंगे, है ना, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, लार्ज क्वांटिटी में। और यहाँ पे लेसर अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट, लेसर क्वांटिटी में। और जो कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट बोलेंगे। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है। नाउ अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ components प्रेजेंट, है ना। तो सॉल्यूशन का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर कितना चीज़ मिला हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। तो पहला हो गया इसमें बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसमें, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। दूसरा हम लोग आते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि दो सॉल्यूट हो जाएगा, दो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, है ना। दो चीज़ मिला हुआ है सॉल्वेंट में। जैसे पानी में आप चीनी के साथ नींबू भी डाल लीजिए तो तीन चीज़ हो गया उसमें, अब सॉल्वेंट हो गया, दो सॉल्यूट हो गया, है ना। और एक हो जाएगा सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब तीन सॉल्यूट रहेगा, तीन सॉल्यूट रहेगा प्लस सॉल्वेंट रहेगा, तीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितना कंपोनेंट, कितना चीज़ मिला हुआ है उसके बेसिस पे अगर सॉल्यूशन को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं तो ये हम लोग को हो रहा है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखने जाएंगे कि सॉल्यूशन को हम लोग और बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। एक और बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं और वो बेसिस होता है कि सॉल्वेंट हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर पानी अगर इस्तेमाल किए आप तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। और पानी के अलावे कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो बता देते हैं, देखिए यहाँ पे तो एक्वस सॉल्यूशन कहीं कहीं पे आप देखते होंगे एक्वस सॉल्यूशन लिखा रहता है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, है ना। और उसके बाद अल्कोहलिक सॉल्यूशन कहीं पढ़िएगा तो उसमें सॉल्वेंट अल्कोहल होगा। तो अगर पानी के अलावे कोई भी सॉल्वेंट रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है पानी को छोड़कर, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो दीज आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट,
चलिए, तो हम लोग अगला पन्ना लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन classification of solution on the basis of physical state of solvent, physical state of solvent, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, ये अपने से लाइन ड्रॉ आ जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं किसके बेसिस पे, कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है। नाउ सॉल्यूशन जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हमेशा वो सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। गैस का भी सॉल्यूशन होता है, लिक्विड का तो होता ही होता है, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, तीनों चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना। तो इसीलिए अगर फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। और कैसे क्लासिफाई करने जा रहे हैं और एग्जाम्पल और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा अब वो हम बताने जा रहे हैं, है ना। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट रख लीजिए, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूट रख लीजिए, सॉल्यूट। और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं पहले गैसियस सॉल्यूशन। ये पहला है गैसियस सॉल्यूशन, ठीक। तो पहला इसका हम लोग देखते हैं, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसमें गैस हो जाएगा। अच्छा, गैस में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गैस को डिसॉल्व कर दे रहे हैं। तो गैस डिसॉल्व इन गैस, इसका एग्जाम्पल में हम लोग रखेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में आप देखिएगा, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या मान लें, एज अ सॉल्वेंट। आपको मालूम है ना 78 to 79% नाइट्रोजन गैस होता है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन होता है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। तो दिस इज होमोजेनस सॉल्यूशन, बराबर होता है इसमें एटमॉस्फेयर में, है ना। तो O2 गैस डिसॉल्व्ड इन N2 गैस। तो N2 गैस कौन सा हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ये सॉल्यूट कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। ना दूसरा, अब सॉल्वेंट फिर गैस रखिए और यहाँ सॉल्यूट को लिक्विड कर लीजिए, लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, नाउ ऐसा समझिएगा कि जैसे कोई भी समुद्री एरिया की तरफ जाइएगा, जैसे कलकत्ता जाइए, मद्रास जाइए, तो वहाँ पे देखिएगा आप कि आप अगर होटल, गर्मी का दिन में देखिएगा होता क्या है कि आप होटल के कमरे से नहा कर आप निकलिएगा ना, तुरंत पसीना पसीना, आप बाथरूम से निकलिए और लगेगा कि आप अभी भी पूरा पसीना पसीना हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है कि समुद्री एरिया के किनारे जहाँ जहाँ पे रहता है ना ये सब चीज़, है ना, वहीं पे ये पसीना इतना आता है। ऐसा रीज़न क्या होता है? तो देखिए, आप एक वर्ड सुनते होंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है एक्चुअली में, है ना। ऐसे न्यूज़ में मौसम के बारे में जब जानकारी देता है ना, तो वहाँ बताएगा कि वहाँ का ह्यूमिडिटी इतना था उतना। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है समझिएगा। समुद्री एरिया की तरफ जहाँ पे वहाँ का जो मौसम रहता है, वहाँ पे क्या होता है समुद्री एरिया की तरफ, तो वहाँ पे दिन भर में टेम्परेचर जब हाई रहता है तो क्या होता है कि इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वाटर वेपर पूरा एटमॉस्फेयर में पूरा भरा रहता है।
तो यही वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज, कितना अमाउंट ऑफ पानी भाप बन के और एटमॉस्फेयर में आया हुआ है, दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ह्यूमिडिटी, ये एयर दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और वही चीज़ जितना ज़्यादा ह्यूमिड जगह रहेगा, ह्यूमिड जगह रहेगा, जहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जैसे हमारे झारखंड में हम लोग को, यहाँ रांची में हम लोग को पसीना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ समुद्र कहीं नहीं, अगल बगल नहीं, कोई बड़ा नदी नहीं है ऐसा कोई कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, पसीना गिर रहा है हम लोग को। यही कलकत्ता जाइए, और इसीलिए देखते हैं आप, जैसे हम लोग यहाँ तो गर्मी के दिन में छोटा छोटा हैंकी रखेंगे काम चल जाएगा, कलकत्ता में चलेगा ये सब काम, छोटा छोटा तौलिया रखिएगा तो छोटा छोटा हैंकी रखिए तो काम होगा। वहाँ तौलिया रखता है, गमछा रखता है लोग पसीना पोंछने के लिए, बहुत पसीना आता है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यही ह्यूमिडिटी मतलब वो लिक्विड जो पानी जो था वो भाप बन के जो एटमॉस्फेयर में गया, दैट लिक्विड इज गेटिंग डिजॉल्व इन गैस। तो ह्यूमिडिटी इन एयर एग्जाम्पल, ह्यूमिडिटी इन एयर, एग्जाम में यही पूछेगा आपको, एग्जाम्पल दे देगा ह्यूमिडिटी इज एयर, किस टाइप का एग्जाम्पल है वो, मतलब सॉल्यूशन किस टाइप का है, तो आप बोलिएगा लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, लिक्विड को गैस में डिजॉल्व किया गया है, ठीक है। नाउ गैस और सॉलिड, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, गैस इन, सॉलिड इन गैस। अब इसको समझिए कैसे होता है। कपूर को जलाते हैं, कपूर को जलाइए आप, 3-4 कपूर रख दीजिए, जलाइए और हाथ ऊपर करके जलाइए, देखिए काला काला यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई डस्ट पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में जो है वहाँ से निकल रहा है और वो एटमॉस्फेयर में जाकर डिजॉल्व हो रहा है, ऊपर जाकर हवा में जाकर डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो कपूर का डिजोल्यूशन हो रहा है, कपूर में जो पार्टिकल्स निकला, कार्बन का काला काला पार्टिकल्स निकला, वो जाकर एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो रहा है। तो कैम्फर इन एयर है ना, कपूर जो होता है कैम्फर, कैम्फर इन एयर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिजॉल्विंग गैस। ये सॉलिड डिजॉल्विंग गैस है, लिक्विड डिजॉल्विंग गैस है, ये गैस डिजॉल्विंग गैस है, इसका एग्जाम्पल हम लोग दे दिए, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, ये पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहला था। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन देख लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्वेंट को फिक्स कर देंगे लिक्विड, यहाँ पे तीनों लिक्विड लिक्विड कर दीजिए, तीनों केस है ना, यहाँ पे तीनों को हम लोग फिक्स कर देते हैं लिक्विड, ये भी लिक्विड। यहाँ पे सॉल्यूट हम लोग डालते हैं, यहाँ पे सॉलिड, तो ये शुगर वाटर, शुगर इन वाटर लिख सकते हैं यहाँ पे, शुगर इन वाटर, बड़ा बात सिंपल एग्जांपल है, शुगर इन वाटर। या नमक पानी का घोल बना लीजिए, चीनी पानी का घोल बना लीजिए, कुछ भी, ये सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड हो गया। नाउ लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, तो अल्कोहल इन वाटर, ये तो आप समझ सकते हैं, अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। और गैस डिजॉल्व इन लिक्विड का एग्जाम्पल सुनते हैं, तो गैस डिजॉल्व इन, जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, है ना, सोडा वाटर हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक जितना भी हो गया, उस सारे में गैस डिजॉल्व होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी कोला, कोई भी चीज़ आप पीजिए, पेप्सी वेप्सी पीजिए, तो उसमें गैस डिजॉल्व होता है। इस शैम्पेन में देखते हैं, तो इसमें कौन सा गैस डिजॉल्व रहता है मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो गैस इज गेटिंग डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है ना, गैस इज गेटिंग डिजॉल्व इन, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। इसको बोलते हैं एरिएटेड वाटर, एरिएटेड वाटर मतलब पानी में हवा को भरा जा रहा है, एरिएटेड वाटर, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल इसका बड़ा सटीक बैठता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्या किए कि सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रहे हैं अभी। तो दो कैटेगरी का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए, एक गैसियस सॉल्यूशन देख लिए और एक हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन देख लिए, ठीक है ना। अब तीसरा हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड का भी होता है ना, तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूट हम लोग, सॉल्वेंट हम लोग सॉलिड रख लेते हैं, तीनों में सॉलिड 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 सॉलिड, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
कि सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। चलिए इसका एग्जांपल देखें, सॉलिड को डिजॉल्व किए हैं सॉलिड में। आप बोलिएगा सर सॉलिड सॉलिड कैसे डिजॉल्व करेगा, है ना? तो क्या कीजिए, जितना भी अलॉय होता है, ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, है ना, किचन का बर्तन आजकल जो भी स्टील हुआ, है ना, ये सब क्या है? ये सब है अलॉय। अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। दो से अधिक मेटल का मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया हुआ है, तो 2 सॉलिड मेटल लीजिए, है ना, कॉपर लीजिए, टिन लीजिए, कॉपर लीजिए, ब्रास लीजिए, ब्रॉन्ज लीजिए, और ये स्टील, ये कॉपर लीजिए या टिन ले लीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए। तो हम लोग को तो जितना भी ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, किचन का बर्तन हुआ, ये सब क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग, ये सॉलिड डिसॉल्विंग सॉलिड। तो अलॉय जो भी हो गया अलॉय, इसमें आप ब्रास कर लीजिए। ब्रास किस चीज़ का बना हुआ है? कॉपर प्लस जिंक का। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज किस चीज़ का बना? कॉपर और टिन का बना हुआ है ना? नाउ लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। ध्यान से समझिएगा, एक होता है सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड और एक होता है लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड का मात्रा ज़्यादा, लिक्विड का मात्रा कम। ऐसा कहाँ पे होगा? ठीक है ना? तो जितना भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रेटेड, कॉपर से ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे CuSO4.5H2O, है ना, ये सॉलिड पार्ट है ना। मान लीजिए हम तो इतना आटा ले लिए और थोड़ा सा पानी मिला दिए उसके अंदर, तो पानी का मात्रा तो कम है, सॉलिड का मात्रा ज़्यादा है ना। उसी तरह से समझिए कि कॉपर सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में है और इसमें थोड़ा सा 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम मिक्स कर दिए, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया? लिक्विड इज गेटिंग डिसॉल्व इन सॉलिड, ठीक है। इसके अलावे एक और एग्जांपल, बड़ा कॉमन एग्जांपल जो चलता है वो बता देते हैं आप लोग को। वो होता है एमालगम। आप लोग सुने हैं कि नहीं? एमालगम जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज एमालगम? एमालगम होता है कोई भी मेटल को मरकरी में, पारा में डिसॉल्व कर देना। अब बोलिएगा सर ये लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड कैसे हो जाएगा? क्यों कि आप जानते हैं कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में मरकरी ही एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस मेटल में दूसरे कोई मेटल को डिसॉल्व, बाकी सारा मेटल तो सॉलिड स्टेट में है, तो ये मरकरी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में जो मेटल्स है उसको डिसॉल्व कर, मिक्स कर दीजिए उसको बराबर बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये इसको बोलते हैं एमालगम। जैसे अब कहीं कहीं बुक में ऐसा दिखिएगा NaHG लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एमालगम, जिंक एमालगम, जिंक के साथ Hg लिखा रहेगा तो जिंक एमालगम, सोडियम एमालगम, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसका हो गया, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, अलॉय यहाँ पे सॉलिड डिसॉल्व। यहाँ पे एक बस यही फंसिएगा मत आप लोग कि आपको पूछेगा एमालगम किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो यहाँ लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड है। सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड मत कर दीजिएगा तो फंस जाइएगा। सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड नहीं है, लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड। अब देखिए गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, इसका एग्जांपल जानते हैं? गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, गैस डिसॉल्व इन सॉलिड। अब देखिए ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। ये जो आप लोग का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री पिछले साल से ये सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है ना। अगर वो चैप्टर पढ़े रहते आप लोग तो आप लोग समझते हैं हम जो बताने जा रहे हैं। देखिए 2 टर्म होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक एडजॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है तो समझिए,
जैसे एक कपड़ा का एक टुकड़ा लीजिए इतना, उसको बाल्टी में डालिएगा तो कपड़ा पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन क्या होता है समझिए। एडजॉर्प्शन होता है, मान लीजिए कोई चौक ले लिए, बचपन में आप स्लेट पे लिखे होंगे तो पतला वाला एक चौक आता है, थोड़ा हार्ड होता है, उसको आप डालिए इंक के अंदर और फिर निकालिए तो आप देखिएगा इंक केवल बाहर बाहर लगेगा, वो क्या होगा, अंदर तक नहीं जाता है इंक, है ना। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, केवल बाहर। तो एब्जॉर्प्शन एट द सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन अलग अलग होता है। एब्जॉर्प्शन में पूरा अंदर तक भीग जाता है, एडजॉर्प्शन में केवल सरफेस पे, ठीक है। तो एक कोई भी मेटल के सरफेस पे ना गैस जो होता है वो उसके सरफेस पे जाकर चिपक जाता है, केवल सरफेस के ऊपर जाके, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए मेटल सरफेस, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए मेटल सरफेस, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलेंगे गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, है ना। एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन पैलेडियम या प्लैटिनम, किसी भी गैस के ऊपर कोई मेटल सरफेस के ऊपर कोई गैस डिजॉल्व हो जा रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, अभी थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है समझा दिए हम आपको, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है और किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हम उसको। तो क्लासिफिकेशन हम लोग 3 बेसिस पे किए। पहला बेसिस रखे हम लोग कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन हम लोग क्लासिफाई कर दिए सॉल्यूशन को। दूसरा क्लासिफिकेशन किए कि सॉल्वेंट कैसा है उसमें, अगर पानी है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट रहता है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर तीसरा बेसिस हम लोग लिखे, जो क्लासिफिकेशन का बेसिस रखे हैं वो रखे हैं हम लोग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा इसमें, आपको क्या करेगा, यहाँ से आप एक एग्जाम्पल लिख देगा, है ना। कोई भी एक लिखेगा, बोलेगा कि एमालगम किस टाइप का सॉल्यूशन है तो लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड, ब्रास इज एन एलॉय तो सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड, है ना। तो आपको यहाँ से पकड़ना होगा, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन में लिख देगा, पूछेगा किस टाइप का सॉल्यूशन है इसको बताइए आप, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग, चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब गिवन अमाउंट, अब कितना है एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, 1 लीटर है 2 लीटर है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाले हैं आप, दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो डिफाइन करते हैं इसको, इट इज द अमाउंट ऑफ solute, it is the amount of solute present in a given amount of solvent, it is the amount of solute present in given amount of solvent। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना भी हो सकता है, 1 ग्लास होता है, 1 kg हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है, दैट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बहुत सारा तरीका होता है ना। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग वो कॉन्सेंट्रेशन को, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ expressing concentration,
ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें पहला होता है परसेंटेज, परसेंटेज, और परसेंटेज भी होगा 3 तरीका का, ठीक है, परसेंटेज भी होगा 3 तरीका का। तो देख लेते हैं पहला कौन कौन सा। तो पहला है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसको W/W परसेंटेज भी बोलते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा कि मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। मास परसेंटेज, मान लीजिए कि 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम हम नमक डाल दिए और पूछा जाए 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक, 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक डाल दिए और पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट या नमक इन दैट सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, तो क्या कीजिएगा, नमक का वजन यहाँ लिखिए, टोटल वजन सॉल्यूशन का, जैसे पानी का वजन 80 और नमक का वजन 20, 100 हो जाएगा, तो 100 यहाँ लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 कट जाएगा तो 20% हो गया, उसमें कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर दिए मास के फॉर्म में, मास परसेंटेज के हिसाब से। तो ये पहला, ठीक है ना, ये पहला मेथड हुआ एक्सप्रेस करने का। तो इसका एक स्टेटमेंट से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा रहेगा स्टेटमेंट कि 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिए तो इसका मतलब निकलेगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम नमक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम नमक है, इसका मतलब ये निकलेगा। या फिर दूसरे ढंग से हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 80 ग्राम पानी 20 ग्राम नमक, तो 100 ग्राम हो गया ना ये। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम नमक है, या फिर 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक है, दोनों ढंग से बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसका ये पहला तरीका हुआ। चलिए दूसरा, बी नंबर में आइए अब, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या V/V परसेंटेज, है ना। इसको कैसे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जैसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसे कि 30% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये सब का जब तक मतलब नहीं निकालिएगा ना तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे। न्यूमेरिकल बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग का न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है ना। देखिए 30% V/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि 30 ml ऑफ अल्कोहल dissolved in 70 ml of 30 ml of alcohol dissolved in 70 ml of water। अब बोलिएगा वाटर कैसे, तो क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में हम बता दिए कि पानी सॉल्वेंट होता है। और 30% का मतलब क्या हुआ कि 30 ml अल्कोहल था और 70 ml वाटर है। इसका एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि 30 ml ऑफ अल्कोहल dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम दोनों ढंग से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब समझ में आना चाहिए, क्या मतलब आ रहा है इसका, ठीक है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो दो तरह का हम लोग परसेंटेज, दो तरीके का हम लोग कर लिए। तीसरा देखते हैं हम लोग,
तीसरा परसेंटेज का तरीका, और वो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इसको ऐसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इसका क्या होगा देखिए, जैसे आपको लिखा रहेगा कि 25% वेट बाय वॉल्यूम aqueous solution of NaCl या शुगर, कुछ भी है, शुगर, चीनी को डिजोल्व किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलेगा? तो इस स्टेटमेंट का एक ही मतलब निकलेगा केवल, है ना। और वो मतलब होगा, उसका मतलब क्या होगा वो बता दे रहे हैं। इसका मतलब होगा कि 25 ग्राम शुगर dissolved in एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कुछ हैंग कर रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। देखिए ना स्क्रीन पे क्या आ गया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। तो जैसे जैसे सिस्टमेटिकली हम पढ़ा रहे हैं, देखिए ना क्या आ रहा है, नहीं है कुछ भी, कहा था 25 ग्राम शुगर डिजॉल्व्ड इन, दीपक जी dissolved in 100 ml of सॉल्यूशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे इसका मतलब ये निकलेगा, अगर इस टाइप से एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 25 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का जो परसेंटेज हम लोग देखते हैं ना, वो हम लोग 3 तरह से देखते हैं, है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 3 तरीका से होता है, ठीक है। ये पहला मेथड हुआ परसेंटेज एक्सप्रेस करने का, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। अब हम लोग दूसरा मेथड में चलते हैं। दूसरे में आइएगा
तो दूसरा मेथड होता है हम लोग का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, वो होता है मोलारिटी। मोलारिटी, और इसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, है ना, मोलारिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज number of moles of, it is defined as number of moles of solute dissolved, number of moles of solute dissolved per liter of solution, per liter of solution। मतलब इसका मतलब सिंपल होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा, मतलब सॉल्यूट का मात्रा किस टर्म्स में? मोल्स के टर्म्स में, ग्राम के टर्म में नहीं है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं, दैट इज नोन एज मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व है, दिस इज नोन एज मोलारिटी। तो मोलारिटी को कैसा डिफाइन करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान से समझिएगा कि जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सॉल्यूट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को A से। तो ये NB जब लिख दिए, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, किसका मोल है ये? नंबर, ये B मतलब सॉल्यूट, सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और Na क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरे के सब जगह, सारे के सारे जगह पे ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा सॉल्वेंट को और B रिप्रेजेंट कर रहा होगा सॉल्यूट को। ध्यान रखिएगा ये वाला चीज, है ना। नाउ अब फॉर्मूला में चलते हैं। तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, the volume of the solution किसमें, और वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को क्या बोलते हैं? मोलारिटी। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो देखिएगा। इसको, इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, या ग्राम मोलर मास हम लिखवाए थे ना, वेट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी शुरुआत क्लास जब हम शुरू किए थे उसमें हम बताए थे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग जब लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग के पास छोटा छोटा बीकर रहता है ना। 1 लीटर का थोड़ा इतना बड़ा बड़ा रहता है, 1 लीटर का हम सोल्यूशन बना रहे हैं। हम लोग सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो ml के फॉर्म में ही बनाते हैं, ml के हिसाब से। तो मान लीजिए वॉल्यूम हम लोग ml में लिए हैं, लेकिन हम लोग को वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यही 1000 ऊपर चला जाता है यहाँ पे ऐसा करके, और यही फार्मूला आपका मोलारिटी का हो जाता है। यही बुक में देखिएगा जहाँ तहाँ फार्मूला लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ WB क्या है यहाँ पे? WB इज वेट ऑफ द सॉल्यूट, वजन के ग्राम के हिसाब, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और MB क्या है? ग्राम मोलर मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हुआ आपका मोलारिटी का। नाउ व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मोलारिटी? यूनिट ऑफ मोलारिटी इज, देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर। देखिए ये मोल है, ये लीटर है, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। यूनिट ये हो गया, ठीक है। तो ये मोलारिटी का पूरा चीज हम एक्सप्रेस कर दिया आपको। नाउ इसमें क्या चीज समझना है, इसको समझिएगा, इसको, है ना। कि आपसे पूछेगा कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ऐसा है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना।
क्या टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से मोलैरिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर घटाने से बढ़ाने से टेम्परेचर ये मोलैरिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा मोलैरिटी का वैल्यू चेंज कर जाएगा, घटाइएगा मोलैरिटी का वैल्यू चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर वैरी करिएगा मोलैरिटी चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा तो इसको समझिएगा। मान लीजिए दूध रखे हैं आप चूल्हा के ऊपर और उसको हीट कर रहे हैं, जैसे जैसे ये बॉयल होता है तो दूध ऊपर जाता है ना ऐसे करके। अच्छा, दूध जब ऊपर जा रहा है ऐसे करके तो वॉल्यूम क्या हो रहा है उसका? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है उसका, लेकिन क्या उसका वजन भी बढ़ रहा है? नहीं, वजन नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम उतनी, वॉल्यूम बढ़ रहा है केवल आपका, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, अगर ये चेंज कर रहा है तो मोलैरिटी तो चेंज ना कर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि मोलैरिटी इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यही एक सिंपल है। एक नॉर्मेलिटी भी होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जनरली एनसीईआरटी का बुक जब देखिएगा तो नॉर्मेलिटी वहाँ सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना। तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसमें से केवल एक ही होता है, कौन सा? मोलैरिटी, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बाकी कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है नाउ, तो हम लोग अभी तक दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख लिए हैं। कौन कौन सा? एक परसेंटेज, परसेंटेज में भी तीन तरीका का, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और दूसरा हम लोग देख लिए है मोलैरिटी। नाउ तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखने जा रहे हैं एंड दैट इज नोन एज मोलालिटी। तीसरा मोलालिटी, मोलालिटी इसको हम लोग छोटा एम से डिनोट करते हैं, छोटा एम से। ठीक है, मोलालिटी छोटा एम से, मोलारिटी बड़ा एम से। ठीक है ना। नाउ कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट dissolved per kg of solvent, per kg of solvent, per kg of solvent। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन WA लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे WA लिखेंगे और इसको kg लिखिए यहाँ पे। नाउ हम बताएं, यहाँ देखिए डिजॉल्व पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का जो वजन लेंगे उसका वो किस यूनिट में लेंगे? kg में। इसका मतलब क्या हुआ है? 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है? फिर से समझिए, 1 kg सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे सॉल्यूट का मात्रा कितना, और मात्रा किस फॉर्म में? मोल्स के टर्म्स में। कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग क्या बोले? मोलारिटी। मोलारिटी में क्या था? बड़ा वाला एम में वहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन लेते थे, और यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं, दोनों में फर्क देखिएगा। यहाँ पे हम लोग 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं, वहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन लेते थे, और उसमें कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व था उसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी, और यहाँ पे कितना मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व उसको बोलते हैं मोलालिटी। ठीक है ना। अब इसको एक्सपैंड करते हैं फॉर्मूला को। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं आप? मोलर वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो हम बार बार बताते हैं कि जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं वो बीकर के अंदर बनाते हैं, और बीकर छोटा होता है, इसीलिए हम केजी के हिसाब से नहीं लेते हैं पानी उसमें। सॉल्वेंट जो लेंगे केजी के हिसाब से नहीं लेंगे, ग्राम के हिसाब से लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, लेकिन ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यही 1000 चल जाता है ऊपर, है ना। दिस इज मोलालिटी। ये फॉर्मूला आप लोग हर बुक में देखिएगा,
अब फिर यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी हो जाएगा यूनिट, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। देखिए मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। तो मोलैलिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक, तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो समझिएगा यू वेट, जो वजन होता है किसी भी सॉल्यूट का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होता नहीं है। मोलर मास तो फिक्स रहता है, मोलर मास किसी चीज़ का चेंज नहीं करता है टेम्परेचर पे। अच्छा यहाँ पे भी वजन है, यहाँ पर भी वजन है, किसी टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से किसी चीज़ का वजन घटता बढ़ता नहीं है। वॉल्यूम में परिवर्तन हो सकता है, वजन तो वही रहेगा ना, इसीलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड केवल और केवल मोलैरिटी करता है, बड़ा वाला एम, ध्यान रखिएगा। नो अगला हम लोग चौथा पॉइंट पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स से, है ना। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म को किस ढंग से एक्सप्रेस किया जाता है उसका सिंबल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, कैसे डिफाइन करें, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of, number of moles of one component to total mole of, total moles of solution, total moles of solution। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग Na को हम लोग क्या बोल दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और Nb को क्या बोल दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बोलते हैं, XB, XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ये। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट इज अ रेशियो ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट। तो अभी अभी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखिए यहाँ पे, और टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों को जोड़ना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोल फ्रैक्शन, वन कंपोनेंट। और कंपोनेंट कौन सा लिए हम लोग, सॉल्यूट लिए हैं अभी, ठीक है ना। उसी तरह से ये पहला हो गया, दूसरा एक्स से, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, Na प्लस Nb, ठीक है। डिपेंड कर रहा है किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखिए, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लिखिए। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमेशा इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ये वाला चीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनता है यहाँ से। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, इसका हर जगह इस्तेमाल करेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम लोग, जैसे आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, रॉल्ड्स लॉ पढ़िएगा वहाँ पे, तो रॉल्ड्स लॉ में देखिएगा मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग कितना पढ़ लिए, आप लोग देख लिए 4, एक परसेंटेज, और परसेंटेज में भी 3 तरीका से, है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा हम लोग देखे मोलैरिटी, तीसरा हम लोग देखे मोलैलिटी, चौथा हम लोग देखे मोल फ्रैक्शन।
और पांचवा हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का अंतिम हम लोग जो देखने जा रहे हैं, है ना, और वो हम लोग देखने जा रहे हैं, नहीं नॉर्मेलिटी भी हम थोड़ा सा पढ़ा ही देते हैं आज, है ना। पांचवा हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पांचवा पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना, इसको पीपीएम बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अच्छा, पार्ट पर मिलियन का मतलब समझिए, 1 मिलियन में कितना रुपया होता है पहले समझ लीजिए। ये जो मिलियन बिलियन का कॉन्सेप्ट होता है ना, इंडिया में नहीं चलता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है। इंडिया में तो लाख, 1 लाख, 1 करोड़ इस टाइप का चलता है, विदेश में चलता है मिलियन बिलियन ये सब चलता है। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है इतना, है ना, इसको बोलते हैं 10 लाख, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते हैं आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके। मिलियन कैसे निकालिएगा? मिलियन से मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और पार्ट पर मिलियन में 10 मिलियन से, बाकी सब फार्मूला वही चीज़ रह जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? पार्ट पर मिलियन, दिस इज पार्ट पर मिलियन, है ना। तो मास ऑफ द कंपोनेंट, mass of the component, mass of the component, total mass of the solution, total mass of the solution into 10 to the power 6। अच्छा, यहाँ परसेंटेज रहता है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियन है तो मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, बस, और कुछ फर्क नहीं है। तब बोलिएगा सर तो इसको क्यों कर रहे हैं, जब परसेंटेज वाला तो हो ही जाता है तो इससे क्यों कर रहे हैं? तो इसका अपना मतलब होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम रहता है, तब हम लोग परसेंटेज नहीं निकालते हैं, तब पार्ट पर मिलियन निकालते हैं, ठीक है ना। ये जो मेथड होता है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, ये उस समय होता है जब सॉल्यूट का मात्रा बहुत 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 कम होता है किसी भी गिवन सॉल्वेंट में। जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, तो परसेंटेज उसका बहुत अजीबोगरीब रीडिंग आ जाएगा उसका। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करके हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे? पार्ट पर मिलियन में, है ना। तो यहाँ पे हम नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, नोट दिस मेथड इज यूज टू express concentration when amount of dissolved solute is very low, बहुत कम मात्रा में है। बहुत कम मात्रा में अगर सॉल्यूट का होगा और सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करके इसको हम लोग पार्ट पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी बुक के थ्रू में अगर जाएंगे हम लोग तो नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, है ना। लेकिन थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं कि नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सब जगह, तो नॉर्मेलिटी के बारे में थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं, है ना। लास्ट है आपका छठा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को एन से, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved, ग्राम इक्विवेलेंट solute dissolved per liter of solution, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ग्राम इक्विवेलेंट, मोलैरिटी में क्या पढ़े थे? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल डिजॉल्व है, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट है,
है ना। दोनों में फ़र्क हम अगले क्लास में समझाएंगे। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved, volume of solution in liter, ठीक है, ये होता है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू, इसको फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, VmL, है ना। दिस इज नॉर्मेलिटी। अब ध्यान दीजिए इसमें, ये EB क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसको हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेकिन मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला देखिएगा, दोनों में फर्क देखिए क्या आता है। मोलारिटी हम जो सेकंड वाला देखे थे हम लोग, तो वहां पे देखे थे WB/MB देखे थे इंटू 1000/VmL, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये मोलारिटी का फॉर्मूला, दोनों में फर्क कहाँ पे आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला में लोग, बड़ा सिंपल ट्रिक होता है ना। तो ये चीज़ हम लोग सब अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में आज हम जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और फिर आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। 4-5 क्वेश्चन बना लेंगे न्यूमेरिकल, MCQ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी चैप्टर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर टुडे।